वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को जैसा पता है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन का जो है सीरीज चला रहे थे, जिसमें 22 चैप्टर आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे। और कल 22 में हम आपको बताए कि 22 किसे कहते हैं, है ना। 22 में ये हम बताए कि 22 को हिंदी में जो है वाच्य कहा जाता है। इसका मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम लोगों की बोली होती है, उसी बोली को हम लोग 22 कहते हैं। ये बताए कि ये दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक जो है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम आप लोगों को क्या बताए कि जिस सेंटेंस का मालिक सब्जेक्ट होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस सेंटेंस का मालिक जो है ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्लियर ना। एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अलग होती है, और उसका स्ट्रक्चर भी जो है अलग होता है ना। और पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह अलग होती है। इसी में जो है फ़र्क करके हम लोगों को सेंटेंस को जो है ट्रांसफॉर्मेशन करना। यह चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन के ही अंतर्गत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर केवल बदले, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक ना। जिसमें हम आप लोगों को बताए कि हमारा जो टेंस होता है वह टेंस कितना होता है, 12 टेंस होता है, और 12 टेंस में से 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, जैसा कल चर्चा हुआ था। इस 8 में भी एक छोटी सी कंडीशन था, हम बताए कि वह कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वाली कंडीशन था। ट्रांजिटिव में ये रहेगा तभी बनेगा, और इनट्रांजिटिव में रहेगा तो नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या था कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा आप उस सेंटेंस के उस वर्ब को क्या कहोगे, ट्रांजिटिव कहोगे। समझ में आ गया ना। और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उस सेंटेंस के भीतर जो वर्ब आई है उस वर्ब को आप लोग क्या कहोगे, इनट्रांजिटिव कहोगे, ठीक ना। तो इस 8 में से आज हम पहला टेंस जो है यहाँ पर ले रहे हैं, जिसका नाम देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। लेकिन इससे पहले हम ये देख लें कि जब इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में आपके सामने जब रखेगा, क्योंकि पहले तो सवाल देगा किसमें, एक्टिव वॉइस में जो है सेंटेंस को जो है बना कर देगा, और आप लोगों को कहेगा कि सेंटेंस को जो है चेंज कर दीजिए किसमें, पैसिव वॉइस में जो है बदलने को कहेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लेगा तो कैसे दिखेगा, पहले पहचानना भी होता है। पहले तो सेंटेंस को देख कर हम पहचाने कि यह सेंटेंस किस वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। इन चीज़ों को जो है बहुत बारीकी समझना पड़ता है, ठीक ना। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब कभी भी है हेल्प अफर्मेटिव में जब ये सेंटेंस जाता है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर यह अदर होता है। इस स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस आपको दिखाई दे तो आप समझ लेना कि यह सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ट्रांसलेशन का तरीका जो है अन्य टेंसों से थोड़ा सा हट गए, क्योंकि इसके अफर्मेटिव में आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें एसएस और पीपी का प्रयोग होता है। एसएस पीपी का प्रयोग आप समझ लीजिए। एसएस पीपी क्या होता है, एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगा, एसवी। एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब। और पीपी में क्या होता है, पीएस के साथ पी भी आता है। पीएस बोले तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आने वाली क्रिया भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। समझ में आ गया ना। तो ये सारा रूल जो है एसएसपीपी का यहाँ दिखता है। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन में दी है तो ये आने वाला वर्ब भी जो है आपका एक वचन में रहेगा, और जब कोई वर्ब एक वचन में जाता है तो अपने साथ एस या ईएस को ले लेता है। समझ में आ गया ना। तो इस स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस रहेगा तो वह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक। और यदि यह निगेटिव में दी जाता है तो यहाँ का सब्जेक्ट हो जाता है, इसके बाद जो है डू हो जाता है या डज, इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। वर्ब फर्स्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर अदर, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होता है। एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ जैसे मान लीजिए कि निगेटिव है तो यहाँ जो है आप बीच में यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट लगा लेंगे, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव का। अब देखिए निगेटिव में डू और डज आ चुका है, तो डू डज जैसे ही सेंटेंस के भीतर आता है तो ये वाली जो वर्ब आप देख रहे हो ना, ये वर्ब जो है आपका फ्री हो जाता है। एक चीज़ ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस के भीतर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में कोई एक ही काम करता है। यदि हेल्पिंग वर्ब काम करेगा तो वर्ब बिल्कुल जो है फ्री रहती है,
और यदि वर्ब काम करता है तो हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं। जैसे देखिए इसमें काम कौन कर रहा है, इसमें जो है इनके अनुसार आने जाने का काम कौन कर रहा है, वर्ब कर रहा है। तो जब वर्ब काम करेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही नहीं, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तब इनको छुट्टी दे देगा, कहेगा जाइए जा करके थोड़ा आराम करिए। समझ वाली बात ना, क्योंकि जैसे ही ये आएंगे यह वर्ब फ्री हो जाएगी, और जब कोई वर्ब फ्री होता है तो वह सीधे अपने बेस फॉर्म में चला जाता है। और बेस फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें एस या ईएस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो फिलहाल अभी सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं केवल दो सेंटेंस का। अफर्मेटिव यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आएगा यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसके आने का मॉडल ये रहता है, ठीक। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस आता है तो उसके आने का मॉडल ये है। इसी मॉडल का सेंटेंस बन करके आएगा, हमको बदलना रहेगा क्या, पैसिव वॉइस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हम देखें कि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसकी जो एक्टिव वॉइस वाली जो सहायक क्रिया होती है वह अलग होती है, और पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वो अलग होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस वाली सहायक क्रिया देखिए, एक्टिव वॉइस वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी क्या होती है, डू होती है, और एक होता है हम लोगों का डज। ये डू और डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया, ठीक। और जब इसको बदला जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में जब चेंज किया जाता है तो यही सहायक क्रिया चेंज हो जाती है किसमें, इज एम आर। हमको केवल यही पता करना होता है कि यदि कोई सेंटेंस आया है पैसिव वॉइस के लिए तो सबसे पहला काम है कि वह सेंटेंस किस टेंस का है, और उस टेंस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी सहायक क्रिया क्या बनेगी, केवल इतना ही देखना होता है। तो हम यहाँ जान चुके, जो हमको जानना था वो हम लोग जान चुके हैं। हमको जानना क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, केवल यही जानना था। तो हमको पता हो चुका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसकी सहायक क्रिया इज एम आर हो जाती है। अब इतना ही पता करना। अब देखो इस स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। तो आप सभी लोग पढ़े हो कि पैसिव वॉइस में काम कौन करता है, सब्जेक्ट काम करता है कि ऑब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है। तो देखो इसी सेंटेंस में यह स्ट्रक्चर जो है किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का है। तो हमको इसी में से सब कुछ ले जाना है, यानी इसमें से ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट जो है उठ करके आ जाएगा यहाँ पर, और ये जैसे ही बाहर निकलेगा तुरंत अपने सहायक क्रिया की डिमांड करेगा। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में बदले हो तो यहाँ पर क्या निकला है, इज एम आर आया। तो हम यहाँ से तुरंत रखेंगे किसको, इज एम आर को जो है यहाँ रख लेंगे। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये जो वर्ब आप देख रहे हो, जैसा हम बताए थे कि एक्टिव वॉइस में जब वर्ब आप देखे वो तो किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा वो। तो यहाँ फिलहाल किस फॉर्म में मिल रहा है, फर्स्ट फॉर्म में मिल रहा है। और जब हम यहाँ लेकर के आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और थर्ड के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट वाला जो प्लेस है ये यहाँ आ जाता है। इसके बाद फिर यहाँ पर बाई, और बाई के बाद जो है फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को हम क्लोज कर लेते हैं। ये आपका फार्मूला स्पेशली जो है किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्यों स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगी हुई है। समझ में आया ना। अब हम कल ये भी चर्चा किए थे कि हमारे पैसिव वॉइस का सभी सेंटेंस का फार्मूला एक ही है। आपको हर चीज़ आपके सेंटेंस में हर चीज़ मिल जाएगा। आपको ऑब्जेक्ट मिल वही करेगा, जब पैसिव वॉइस बनाने को दे रहा है तो 100% ऑब्जेक्ट दे करके ही न देगा। यदि नहीं देगा तो उसका मतलब बन वही नहीं करेगा, तब वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट दे कर दे रहा है तो आप अपने सेंटेंस के भीतर से ऑब्जेक्ट को जो है आप उठा लेंगे। ऑब्जेक्ट लेने के बाद तुरंत जो है वो अपनी सहायक क्रिया की मांग करेगा, और यही प्लेस आप दे लेंगे तो हमारा सेंटेंस 100% यह बन जाएगा। और एक बात और है कि वर्ब के बारे में आपको किसी भी टेंस में कुछ सोचना नहीं है। जो सोचना है आज ही सोच लो। क्या सोचे हो, वर्ब हमेशा किस में रहेगा, थर्ड में ही रहेगा। कोई भी टेंस हो, 8 टेंस हम बताए हैं,
चाहे कोई टेंस हो और चाहे कोई सेंटेंस है, क्योंकि इम्परेटिव का भी पैसिव वॉइस बनता है। तो इम्परेटिव में भी यदि वो आता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, V3 लग जाता है, यानी कि वर्ब को थर्ड में ही बदल करके हम लोग यहाँ पर देते हैं। उसके बाद फिर अदर लगाते हैं और फिर बाई। और जैसा ये भी हम आपको बताएं कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंजिंग होते हैं, आपस में प्लेस को जब चेंज करते हैं तो इन लोगों का केस बदल जाता है। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आया है, ये भले ही यहाँ ऑब्जेक्ट हम लिखे हैं, लेकिन यहाँ काम किसका करता है, सब्जेक्ट का। तो यह अपना केस बदल कर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कर लेता है। और लास्ट में जो ये सब्जेक्ट देख रहे हो, यहाँ जो आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद जो है सेंटेंस को फिर नेगेटिव हम दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर कि ही सिंग्स, असंग है। हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो मिलाइए, हमको पैसिव वॉइस बनाने का मतलब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। एक बात देखिए, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, जैसा अभी भी हम कल चर्चा किए कि ऑब्जेक्ट कैसे खोजोगे। सेंटेंस में जो वर्ब है, जो काम हो रहा है, उसी काम में क्या से सवाल करो। यानी कि ये लिखा है कि ही सिंग से सांग, वह गाना गाता है, वह क्या गाता है, जवाब आपको मिलेगा। जवाब मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट है, और नहीं मिला तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं है, वह सेंटेंस के भीतर क्या है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है। और कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस का कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और नहीं सेंटेंस का आकर के यहाँ सब्जेक्ट बनेगा। समझ में आया ना। तो इसलिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, असंग है। एक प्रॉब्लम और आता है बच्चों में कि ऑब्जेक्ट के साथ कौन जाएगा और कौन नहीं जाता है। यहाँ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पहले देखो यहाँ ए लगा है, ए जबकि आर्टिकल होता है। आर्टिकल में 3 लोग होते हैं, ए एंड द होता है। आर्टिकल 2 टाइप का होता है, एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट। डिफिनिट में द आता है और इनडिफिनिट में ए एन आता है। समझ आ गया ना। तो इसके साथ यदि कोई भी आर्टिकल लगा रहता है तो वह उठ करके उनके साथ जाएगा, पहला कंडीशन हो गया। और दूसरी बात है कि यदि ऑब्जेक्ट के पहले हमारे प्रोनाउन का कोई भी पॉजिटिव फॉर्म आया है तो वो भी जाता है। पॉजिटिव का मतलब जैसे हम कह देते माई संग होता, चाहे हिज संग होता या हर संग होता, तो यहाँ यदि इसके पहले कोई भी पॉजिटिव फॉर्म होगा तो वह भी उसके साथ जाता है। और क्या नहीं जाता है, क्या नहीं जाता है, यदि इनके पहले प्रीपोजिशन यदि आए रहते हैं तो हम उसको नियमतः नहीं ले जाते हैं। समझ में आया ना। और एक डेमोस्ट्रेटिव वर्ड होता है। डेमोस्ट्रेटिव वर्ड का मतलब 2 टाइप के होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और डेमोस्ट्रेटिव एक एडजेक्टिव होता है। 4 ही शब्द होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये लोग भी कभी कभी जो है सब्जेक्ट के साथ दिखेंगे, जैसे दिस सांग हो जाता, चाहे दैट सांग हो जाता, चाहे दीज सांग्स हो जाता, तो ये भी लोग साथ में जाते हैं। तो समझ में आया सबको। क्योंकि जब आप सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट खोजेंगे और जब ऑब्जेक्ट को उठा करके जब यहाँ आप ले आएंगे तो आपके दिमाग में एक बार ज़रूर कन्फ्यूजन होगा कि हम किसको ले जाएं और किसको न ले जाएं। ये भी हमारे पास समस्या हो जाती है। तो आप इसको भी समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल रहता है वो भी जाता है, कोई प्रोनाउन का कोई भी पॉजिटिव फॉर्म यदि लगा है तो उसको भी हम वहाँ पर ले जाते हैं, है ना। कोई डेमोस्ट्रेटिव वर्ड यदि लगा है तो वह भी जाता है, लेकिन प्रीपोजिशन यदि लगा होता है तो हम उसको नहीं ले जाते हैं। उसका प्लेस बाई के पहले उधर ले जा करके हम रखते हैं यदि रहता है तो। ठीक, तो चलिए अभी सेंटेंस को सॉल्व करिए। यहाँ असंग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम लिख लिए क्या, असंग हो गया ना। और अब सांग जो है इन तीनों में से किसको लेगा, अब इसका नंबर ही ना बताएगा, या सिंगुलर नंबर में आया हुआ है तो इन तीनों में से सिंगुलर कौन है, इज है। इसके बाद V3 ले आओ और तुम्हारा जो है V1 यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, तो V3 को जब हम यहाँ पर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा। इसके बाद देखो अदर मांगा है, तो हमारे सेंटेंस में फिलहाल अदर नहीं है। आगे बढ़िए, तो आगे जब हम जाएंगे तो क्या आएगा, बाई। और बाई के बाद देखिए ये जो ही जो है जब यहाँ पर आएगा तो अपना केस बदल करके रख देगा क्या, हिम, और इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है बदलना होता है। तो आप इस एग्जाम्पल को देख बताइए कि आप बाहर से किसको लाए हो। आप इस सेंटेंस में देखिए सब चीज़ इसी में से ही ले गए हैं, यानी कि हमको आप देखिए फार्मूला ये कह रहा कि आपको पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ से लिए हैं, जो हमारा क्वेश्चन आया था उसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रहेगा, उसी में से निकाल लेना। हम ये भी बताए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये सब देख ही लिए हो।
तो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ले लो। और ये V3 आप देख रहे हो, ये कहीं उड़ंतु से नहीं आया है, ये आपके सेंटेंस के भीतर है, किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा। तो किस फॉर्म में मिला है देखिए, यानी कि V1 में जो है यहाँ पर दे रखा है, हम किए क्या है, V1 को कन्वर्ट कर दिया है V3 में, बस इतना ही हुआ है। इसके बाद कंप्लीमेंट रहेगा तो आएगा, नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो लास्ट में सब्जेक्ट है वो भी हम कहीं बाहर से नहीं लाया है, वो भी हमारे सेंटेंस के भीतर ही था। देखिए यहाँ पर था तो इसको उठा करके लास्ट में उधर हम कर दिए, तो वहाँ जा कर के क्या हुआ, हिम। बाहर से केवल कौन आया है, ये है ना। बाई तो मान लो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में लास्ट में लगता ही है, वह हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, वो हमारा प्रश्न नहीं है। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ सेंटेंस के भीतर जो हेल्पिंग वर्ब है वही देखना, यही आ गया तो हम लगा सकते हैं। यानी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि हमको उड़ा देगा। हमको केवल एक चीज़ का सेटिंग समझना है। किस चीज़ का सेटिंग समझना बताओ, केवल हेल्पिंग। सब कुछ तो मिल ही रहा है, सब्जेक्ट मिल ही जा रहा है, वर्ब दे ही रहा है ना, कंप्लीमेंट दे ही रहा है, ऑब्जेक्ट दे ही रहा है, केवल आपके पास क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बस यही जान लो। तो हमको ये लगता है कि जब कभी भी पैसिव वॉइस को चेंज किया जाता है तो इसमें केवल दो बातें आती हैं, दो बातें मुख्य इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहली बात क्या है कि सेंटेंस जो आया है वो किस टेंस में, ये पहली बात है। और यदि आप टेंस पहचान गए तो उस टेंस को जब पैसिव वॉइस में ले जाते हो तो उसकी सहायक क्रिया क्या बनेगी, यही बात खोजना है। केवल दो बातों को ध्यान देना है। तो हम दोनों बातों को बताए। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा यही रहेगा, अफर्मेटिव में रहेगा तब। अब समझो कि यदि हमारा क्वेश्चन निगेटिव में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जब निगेटिव में आएगा तो ये तुरंत अपने साथ क्या ले लेगा, डज नॉट लेगा ना यहाँ पर, यानी कि डज नॉट का जब प्रयोग करेगा तो यहाँ से एस क्या हो जाएगा, हटेगा। तो बना क्या कि ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग हो गया। तो जब ये निगेटिव है तो वो भी क्या करो, निगेटिव में कर लो। ये अपनी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाया है और ये जो है अपनी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में है क्या, एक्टिव वॉइस का मलिकार कौन था, सब्जेक्ट था, ये अपने लोगों को लगा लिया। और इसका मालिक देखो कौन था, ऑब्जेक्ट था, ये अपनी सहायक क्रिया को लगा लिया। बस इतना ही तो अंतर होता है। यानी ये अपनी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएगा और ये जो है अपनी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा लेगा। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एनी प्रॉब्लम किसी को, ये दो सेंटेंस समझ में आ गया ना। आइए थोड़ा इंट्रोगेटिव की ओर हम चलते हैं कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो है इंट्रोगेटिव में होता है। देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को हम एस या नो टाइप कहते हैं और एक सेंटेंस को जो है क्या कहा जाता है, डब्ल्यूएच टाइप कहा जाता है। किस सेंटेंस को एस या नो टाइप कहते हैं, किस सेंटेंस को एस या नो टाइप कहते हैं। हिंदी में, हिंदी के वाक्यों में जब सबसे पहले क्या आ जाता है तो उस सेंटेंस को एस या नो टाइप कहा जाता है। इंग्लिश के सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यदि लगा रहा है तो वह सेंटेंस आपका क्या होता है, एस या नो टाइप, है ना। एक और तरीका है, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में मिलता है उसी को क्या कहते हैं, एस या नो टाइप। क्योंकि आप देख सकते हो एस का मतलब क्या होता है हाँ और नो का मतलब क्या होता है नो। तो जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या नहीं में मिलता है हम उसी को क्या कहते हैं, एस या नो टाइप कहते हैं। तो अब समझ लो कि यदि हम बदलने क्या जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्यों जा रहे हैं। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में आएगा तो किस मॉडल में आएगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर होगा कि पहले क्या होगा, पहले जो है डज या यहाँ पर डू लगा होता है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, और लास्ट में यह क्वेश्चन मार्क। यानी यह स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और इंट्रोगेटिव में किस सेंटेंस का है, एस या नो टाइप का है। तो ये हमारा जो फार्मूला है, ये फार्मूला अभी किस वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हम कह रहे हैं कि आप बदल दीजिए किस में, पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो यहाँ मालिक कौन था,
ये सब्जेक्ट था, तो ये अपनी सहायक क्रिया को यहाँ पर ले लिया है। समझ में आया ना। अब मलिकार यहाँ पर कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर अपनी सहायक क्रिया को खोजेंगे। इनकी सहायक क्रिया देखो यहाँ पर कौन है, इज है। तो यहाँ से हम रखेंगे इज को, एम को, और एक होता है आर। इन तीनों में से ये जो ऑब्जेक्ट जिसको बुलाएगा उसको हम रख लेंगे। ठीक, इसके बाद फिर क्या होता है कि ये वर्ब जब यहाँ पाएगा तो V3 हो जाएगा। फिर अदर, अदर के बाद यहाँ पर बाई, और बाई के बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। सभी लोगों को समझ में आ गया। यानी देखो यहाँ समझना क्या है कि देखो एक्टिव वॉइस था तो मलिकार कौन था, सब्जेक्ट था, वह अपनी सहायक क्रिया को ले लिया। और जब पैसिव वॉइस में हम चेंज किए हैं तो उसका मलिकार कौन बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये अपनी सहायक क्रिया को ले लिया। जैसे यही समझ लो कि सरकार बदल रही है। हाँ, यहाँ समझ लीजिए यहाँ किसी और की सरकार थी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है, अब यहाँ जो है समाजवादी सरकार थी, तो वह अपने लोगों को यहाँ पर लिया था। जैसे सरकारें बदलती हैं तो मेन डिस्ट्रिक्ट पर जो डीएम लोग होते हैं अक्सर ये चेंज हो जाते हैं। हर मुख्यमंत्री जो है अपने अपने डीएमओ को जो है वहाँ पर लोग रखते हैं, है कि नहीं है। तो इस तरीके से देखिए कि जब यहाँ की सरकार थी तो ये अपने डीएमओ को यहाँ पर रखा हुआ है। अब सरकार बदल करके हो गई किसकी, बाबा की सरकार हो गई। अब देखो ये अपने सहायक क्रिया को जो है ले लिया है, ये अपने लोगों को ले लिए। बस इतना ही समझो, किसी तरह समझ लो। एनी डाउट किसी को, बस मेन यही चीज़ समझना। अब देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान देना। जैसे हम कह दें कि डू यू राइट अ लेटर है, यहाँ पर डू यू राइट अ लेटर। हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समझ लो, देखो इन दोनों में से किसको दिया है, डू को दिया। डू यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पर कौन था, यू नंबर से प्लूरल था, इसलिए यहाँ पर कौन आया, डू आया। इसके बाद देखो V1 में कौन है, राइट है। ऑब्जेक्ट में कौन है, और लेटर आया हुआ है। अब इसको पैसिव वॉइस में जो है चेंज करना है, बदल लो। यानी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ध्यान देना। जब मलिकार कौन था, ये यू था यानी सब्जेक्ट था, तो ये अपनी सहायक क्रिया को लिया था। अब देखो अब मलिकार हम किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट देखो इसमें कौन है, अ लेटर है। तो अ लेटर जब यहाँ आएगा तो इन तीनों में से किसको लेगा, इज को। तो देखो यहाँ से इज, इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हम ले लें क्या, अ लेटर आ गया। अ लेटर के बाद देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटेन। और रिटेन के बाद देखो अदर में नहीं कुछ है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब यहाँ आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यही होता है। इस तरीके से जो है सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। समझ में आ गया। यदि इंट्रोगेटिव में निगेटिव रहेगा तो नाट कहाँ लगाओगे, इंट्रोगेटिव में देखो क्वेश्चन में नाट कहाँ रहता है, सब्जेक्ट के बाद यहीं नाट रहेगा। तो हम भी ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ नाट लगा देंगे। क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव बन जाएगा। एनी डाउट किसी को। यानी एस या नो टाइप का सेंटेंस आएगा तो बना लोगे ना। एस या नो टाइप का जब कभी भी सेंटेंस आपके सामने दिखेगा तो आप समझ लेना कि वह सेंटेंस किस टाइप से है, किससे शुरू है। ये अपनी सहायक क्रिया से शुरू किए हैं तो हम जो है उनकी सहायक क्रिया से सेंटेंस को शुरू करके देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इसको WH वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझा जाए कि किस तरह के सेंटेंस को जो है WH कहा जाता है। ये सभी लोगों को समझ में आ गया। एनी डाउट किसी को। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। अब समझो यहाँ पर यदि हमारा क्वेश्चन आता है किसमें, WH में यदि क्वेश्चन आता है तो ये कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस में। यहाँ WH होगा, यहाँ पर डू होगा या डज होगा, और फिर यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। अब WH को WH क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये लगभग सारे क्वेश्चन वर्ड शुरू किससे होते हैं, WH से ही शुरू होते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस को जो है WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यदि ये सेंटेंस तुम्हारा एक्टिव वॉइस में रहेगा तो इनके पूछने का मॉडल यही रहेगा।
अब हम कह रहे हैं कि इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है, किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पहले फार्मूला ही चेंज कर लो। देखो यहाँ जो WH रहेगा उस WH को यहाँ पर हम उतार लेंगे, क्लियर ना। अब देखो ये अपनी सहायक क्रिया को यहाँ पर रखा है, ये डू और डज क्यों था, क्योंकि एक्टिव वॉइस में था, तो मालिक देखो यहाँ पर कौन था, सब्जेक्ट था। अब यहाँ पर मालिक कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये जो है अपनी सहायक क्रिया को जो है यहाँ पर लेकर के आएगा, तो इसकी सहायक क्रिया कौन है, इज एम आर, ठीक। इसके बाद आई V1 जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा V3, फिर अदर के बाद बाई, और बाई के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही काम करना है, फार्मूला देखो और लगाते जाओ। सभी लोगों को समझ में आ गया। जिसको फार्मूला का सेटिंग समझ में आ जाएगा उसको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगा, देखते ही वो पकड़ लेगा, बना देगा। समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने, ध्यान दीजिएगा। हम कह दिए कि वाई डू यू लर्न दिस लेसन है या दिस बुक, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं और यहाँ क्वेश्चन लगा दिए। देखिए तो वाई डू यू लर्न दिस बुक है यहाँ, हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जो है इंट्रोगेटिव में, ये इंट्रोगेटिव में आया ही है, इंट्रोगेटिव से जो है आपको बदलना किस में, पैसिव वॉइस में ले जाना है। तो देखिए यहाँ फार्मूला को समझो। हम क्या बताएं कि यहाँ WH में जो रहेगा उस WH को हम ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में देखो WH कौन है, Y है, तो हम यहाँ से Y को ले लिए, ठीक। इसके बाद कह रहा कि इज एम आर में से कोई एक आएगा, बताएगा कौन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर कौन है, दिस बुक है, तो दिस बुक का नंबर चेक कर लो, एक वचन है, तो एक वचन का आंसर कौन आएगा, इज। तो देखो इज ले लिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट आप यहाँ से ले लीजिए किसको, दिस, और यहाँ से हो जाएगा बुक। इसके बाद V3 ले आइए, तो V3 जब करेंगे यहाँ पर तो नॉट हो जाएगा, अदर में कुछ है ये नहीं है। इसके बाद फिर बाई, और बाई के बाद जो है यू जो है लास्ट में यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए बन गया। समझ में आ गया सभी लोगों को, एनी डाउट किसी को। देखो WH में एक WH और होता है, हु होता है, हु के लिए यह स्पेशल फार्मूला उसका नहीं है, यानी समझ लो खूब अच्छी तरह। हमारे कहने का मतलब देखो WH टाइप के सेंटेंस में तमाम WH होते हैं, है ना, केवल हु को छोड़ करके जितने भी जो है WH है उन लोगों को हम हमेशा इसी फार्मूला पर जो है इसको बनाते हैं, ठीक ना। कीप साइलेंस एंड लिसन मी। ये सेंटेंस जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। ये एक और बचा है कि यदि यहाँ WH में हु आ जाता है तो हु वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा उसको देखो। हु वाले सेंटेंस से हमेशा हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं उलझा देता है। देखो ये हु सेंटेंस जो है यदि हमारे सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आएगा तो सवाल कैसे करेगा, पहले इसको समझो। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, हु, और प्लस यहाँ पर V1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर, यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। देखो हु की एक और यहाँ कहानी होती है। देखो हु जो है हमारे सभी टेंसों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, हु के साथ कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में हु के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ डू डज का प्लेस नहीं दिए हैं। अभी भी इसके पहले हम बताए हैं कि हमारे सेंटेंस के भीतर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों में से कोई एक काम करता है। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो वर्ब फ्री रहती है, और यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब तब फ्री नहीं रहती है। तो देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब कि वर्ब यहाँ पर एक्टिवेटिव है, यानी कि वर्ब अपना काम करेगी। तो हमारे कहने का मतलब ये कि हमारे सेंटेंस के भीतर जो सहायक क्रिया आता है उसका काम क्या होता है, उसका दो काम होता है। पहला काम ये होता है कि सेंटेंस के टेंस को जो है वह पहचान कराता है, और दूसरा काम ये होता है कि वह सेंटेंस के नंबर को भी बताता है कि एक वचन का है कि बहुवचन का। और इस वर्ब का भी वही काम, दो ही काम है। ये भी आपको बताएगा कि यह किस टेंस में है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये नंबर भी आपको बताएगा
यदि एक वचन में यदि वर्ब क्रिया आई है तो एक वचन है। एक बात और भी बता दें, देखो हु के बाद जब कभी भी आपको सहायक क्रिया देना है या कभी भी वर्ब देना है तो वह वर्ब और सहायक क्रिया हमेशा किस में होता है? सिंगुलर नंबर में होता है, कभी प्लूरल आ ही नहीं सकता है। हु के बाद जब भी आपको कभी सहायक क्रिया देना है या कभी भी मेन वर्ब को रखना है तो वह दोनों जो है एक वचन में ही रहता है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपसे करेगा, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इसको चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस में जिसको बदल देना है तो ये हु देख रहे हो ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बाई होम, या आप चाहो तो यहाँ पर आजकल बाई हु भी लग रहा है, बाई होम लिखो या बाई हु, ठीक। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे? इसकी सहायक क्रिया पैसिव वॉइस वाली ले लेंगे। तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया कौन है? इज एम आर। इसके बाद फिर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद V3 और V3 के बाद अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर जो है क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख दिए कि हु नोज यू है, तुम्हें कौन जानता, ये हमारा क्वेश्चन है। हम बताए ना कि हु के बाद जब कभी भी वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब किस वचन में होता है? एक वचन में। देखो हु यहाँ से आया ही है, V1 में देखो कौन है? नोज है, और ऑब्जेक्ट में कौन है? यू है, अदर नहीं है। हु में सब्जेक्ट नहीं होता, हु में सब्जेक्ट खुद वही होता है। तुम्हें कौन जानता, जो कौन है ना वही क्या है? सब्जेक्ट है। समझ में आया? अब इसको बदल दो पैसिव वॉइस में, तो हमारे पैसिव वॉइस में देखो हु के जगह पर हम लोग क्या लिखें? बाई होम। तो चलिए लिखिए यहाँ से हो जाएगा क्या? बाई होम या बाई हो लिखो। इन तीनों में से कौन आएगा डिसाइड करेगा कौन? ऑब्जेक्ट है। हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? यू है, तो यू बहुवचन इसलिए आर, इसके बाद जो है यहाँ यू और फिर V3 ले आओ, तो V3 जो है यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? नोन, अदर है ये नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही है। सभी लोगों को समझ में आ गया? तो वॉइस में जैसा हम आप लोगों को बताए थे कि 12 टेंसों में से 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, जिसमें पहला टेंस को हम फाइनल किए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे चेंज किया जाता है, ये अफर्मेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, यदि इंट्रोगेटिव में सेंटेंस आपका आता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, ये आपका फुल चैप्टर रहा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे और टीचिंग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब अगले दिन फिर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर के कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, फिर मिलते हैं।